Hello everybody, welcome back to my channel Educational Panacea. My name is भानु प्रताप. So guys, लास्ट 7-8 डेज से मैं कोई वीडियोस नहीं बना पाया हूँ आप लोगों के साथ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से और गला भी मेरा बैठा हुआ था तो मैं कंटेंट बना नहीं पा रहा था. तो आई एम सॉरी फॉर दैट. आज हम जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर मैंने आपको लास्ट लेबर लॉ का करवाया था उसका मैं पार्ट 3 करवाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं सेक्शन 11 से लेकर आज सेक्शन 21 तक कराऊंगा आपको. और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है आपका उसका पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट होगा वो मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं आपका पूरा ये कानून ख़त्म करवा दूंगा. और काफ़ी सारे बच्चों का मेरे डाउट आ रहा है कि सर आप लेबर कोड्स जो 3 अदर लेबर कोड्स है जो पास हो चुके हैं पार्लियामेंट में आपने उन पे अभी तक वीडियो क्यों नहीं बनाई. तो द रीज़न बीइंग कि मैंने एक कोड ऑन वेजेस पे तो बना दी है, काफ़ी पहले बना रखी है वीडियोज़, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं. बाकी जो 3 कोड्स मैंने इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में उसको एक बार नोटिफाई कर दे और वो टेक्निकली कानून बन जाए. उसके बाद फिर मैं उन पे वीडियोस बना दूंगा. और एक चीज़ एश्योरिटी मैं आपको देता हूँ कि उनके ऊपर सेक्शन बाय सेक्शन आपको मेरे ही चैनल पे कंटेंट मिलेगा एक्सक्लूसिव, एक एक सेक्शन का एक्सप्लेनेशन के साथ. तो देखिए, सेक्शन 11 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबॉलिशन रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट का, लाइसेंसिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए. मैंने लास्ट वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन का बताया था कि जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है जिसके एस्टैब्लिशमेंट पे ये वाला कानून जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट, ये जब अप्लाई हो जाता है तो उसके बाद उसको रजिस्टर कराना पड़ता है. उसके रिगार्डिंग मैंने प्रोसेस आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं. अब सेक्शन 11 उन लोगों के लिए बना है जो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ना, असली में जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट करके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भेजते हैं, उनके फैक्ट्रीज में काम करवाते हैं. तो ये लाइसेंसिंग का काम उनके लिए है. तो इनके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो लाइसेंस देने का काम करता है. तो सेक्शन 11 उसी की बात करता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है अपने ऑफिशियल गजट में, और गजटेड ऑफिसर्स जो होते हैं ना गवर्नमेंट के, ध्यान रखना ये जो भी गवर्नमेंट के गजटेड ऑफिसर्स हैं उन्हीं के लिए हो रहा है, नॉन गजटेड की बात नहीं हो रही. इनको एज अ लाइसेंसिंग ऑफिसर अपॉइंट कर देगी सेक्शन 11 के अंदर. और इन ऑफिसर्स की जो जुरिस्डिक्शन है, जो इनकी लिमिट्स है वो भी डिफाइन कर देगी कि आप किस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग ऑपरेट करेंगे, आप किस इंडस्ट्री में या फिर आप किस एरिया में आप लाइसेंस देने का काम करेंगे. ऑब्वियसली जितने भी गवर्नमेंट के स्टाफ होते हैं, चाहे वो जुडिशरी में हो चाहे एग्जीक्यूटिव बॉडी के हो, वो उनका लिमिट्स जो होती है, उनकी टेरिटरी जो होती है, टेरिटोरियल उनकी जो जुरिस्डिक्शन होती है वो पहले से प्री डिटरमाइंड प्री डिफाइंड होती है क्योंकि उनको अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर ही काम करना होता है. तो सेक्शन 11 इसकी बात करता है. अब चलते हैं सेक्शन 12 पे. सेक्शन 12 बात करता है लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर की. देखिए, सेक्शन 12 ये क्लियरली कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट करना इंप्लॉय कर रहा है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को इंप्लॉय करता है, मतलब देखिए कुछ इस्टेब्लिशमेंट तो ऐसी है जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंप्लॉय कर ही नहीं सकते. गवर्नमेंट उसकी लिस्ट निकालती है, बोलती है कि इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में या इस टाइप ऑफ फैक्ट्री में या इस टाइप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में हम आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर से वर्क करने नहीं देंगे. लेकिन कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स में गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है, तभी इस कानून का नाम है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट. तो यहाँ पे सिर्फ एबॉलिशन नहीं है, यहाँ पे रेगुलेशन भी है. तो अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम करवा रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पे ये शर्त क्या है, सेक्शन 12 क्लियरली कहता है कि उसके लिए उस कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना पड़ेगा. मतलब बिना लाइसेंस लिए कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को इंप्लॉय करके वर्क नहीं करा सकता. अगर वो ऐसा करता है तो उसके कंसिक्वेंस क्या होंगे, वो एक इलीगल काम हो जाएगा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 कि ये जो लाइसेंस इशू किया जाएगा ये कौन करेगा, ये वही लाइसेंसिंग ऑफिसर करेगा जिसके बारे में मैंने अभी आपको सेक्शन 11 में बताया. जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की हो, तो वो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लाइसेंसिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगी ना, वही लाइसेंसिंग ऑफिसर लाइसेंस देने का काम करेगा. किसको लाइसेंस देने का काम करेगा, कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस देने का काम करेगा. क्यों कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस लेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को वर्क अंडरटेक किया है, उसने वर्क एग्जीक्यूट कराना है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू. तो इसीलिए लाइसेंस इज मैंडेटरी, दैट इज नॉट डिस्क्रिशनरी. अब आती है पॉइंट नंबर 2. इसी सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 में आ रहा हूं मैं. ये था आपका सब सेक्शन 1.
सबसेक्शन 2 कहता है कि ये जो लाइसेंस है इसमें क्या क्या चीजें मेंशन होगी, क्या क्या कंडीशंस होंगी। तो ध्यान रखिए, यहां पे सबसे पहली आवर्स ऑफ वर्क, कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर से कितना काम कराएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं मार्क कर देता हूं, वेजेस का फिक्सेशन, हालांकि मिनिमम वेजेस मिलता ही मिलता है, ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। एसेंशियल एमिनिटीज, जैसे अभी मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, कैंटीन की एमिनिटीज हो गई, फर्स्ट एड की एमिनिटी हो गई, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की, कि उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ये एमिनिटीज प्रोवाइड करानी पड़ेगी। फर्स्ट एड हो गया, कैंटीन हो गया, लैट्रिन हो गई, यूरिनल्स हो गए, रेस्टरूम्स हो गए, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो ये सारी बातें, कंडीशंस यहाँ पे मेंशन होगी। और इसके अलावा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जो भी कोई भी अगर जस्ट एंड इक्वल मतलब इक्विटेबल कंडीशंस लगती है, मतलब जो भी प्रॉपर कंडीशन लगती है इसमें डालने वाली, तो वो उसको इंसर्ट करी जा सकती है। और उसके बाद लाइसेंस आपको ग्रांट कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को ग्रांट कर दिया जाएगा। कौन ग्रांट करेगा? सेक्शन 11 वाला वही लाइसेंसिंग ऑफिसर जिसको अभी हमने सेक्शन 11 में अपॉइंट किया है, वो ग्रांट कर देगा, फीस आपसे ले लेगा लाइसेंस की, उसके साथ कुछ सिक्योरिटी भी ले लेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेगा आपसे, लाइसेंस उसके बदले आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आपको किसको? कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा, ध्यान रखना। अब ये ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए चलते हैं हम अगले सेक्शन में, सेक्शन 13, ग्रांट ऑफ लाइसेंस। जो भी एप्लीकेशन हमने अभी दी थी सेक्शन 12(1) के अंदर, जो भी अप्लाई किया था कॉन्ट्रैक्टर ने, सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर ने अप्लाई किया था, तो उसको देख के पर्टिकुलर अप्लाई किया हमने, वहां पे हमने इस्टेब्लिशमेंट के पर्टिकुलर डाले, इस्टेब्लिशमेंट के पर्टिकुलर डाले, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल है उसकी लोकेशन डाली, क्या प्रोसेस है, क्या काम है, किस चीज में कौन से प्रोसेस में हम अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, कौन से वर्क में हम अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हैं, किस काम के लिए उसको लेके आए हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर से क्या काम कराएंगे, वो सारा चीज आपको फॉर्म भर के देनी पड़ेगी। अब सेक्शन 13 कहता है कि फॉर्म एक बार भरा गया तो जो भी लाइसेंसिंग ऑफिसर है आपका, लाइसेंसिंग ऑफिसर है आपका, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वो चाहे तो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है कि ऐसी कोई इस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, जिस कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जिस प्रोसेस पे लोग वर्क कराना चाहते हैं वो प्रोसेस वर्क करती है, या फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोसेस है भी या नहीं है। और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी प्रोसीजर फॉलो करेगा इन्वेस्टिगेशन का, वहां पे लाइसेंस ग्रांट कर देगा। और लाइसेंस जो ग्रांट होगा वो जो पीरियड उसमें मेंशन होगा उस पीरियड के लिए वैलिड रहेगा। ध्यान रखना, मेरी थोड़ी आवाज आज फंसी फंसी आ रही है क्योंकि तबीयत एक्चुअली मेरी ठीक नहीं थी, तो आप प्लीज थोड़ा मैनेज कर लीजिए। तो लाइसेंस जो भी ग्रांट करेगा वो जो भी सर्टेन उसमें टाइम होगा उस टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए वैलिड रहेगा। यूजुअली ये लाइसेंसेस जो होते हैं आपके, ये ज्यादा लंबे टाइम के लिए वैलिड नहीं रहते, आपको टाइम टू टाइम रिन्यू उनका कराना पड़ता है। रीजन भी कि अगर हम इसको 20 साल के लिए, मान लीजिए हम 20 साल 25 साल के लिए इसको दे देते हैं, तो उसमें तो फिर जो एम्प्लॉयर या जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो बहुत एक्सप्लॉयटेशन कर लेगा। तो इसीलिए ये सब लाइसेंसेस यूजुअली कम टाइम के लिए दिए जाते हैं, लाइक 3 ईयर्स के लिए दे दिए, 5 ईयर्स के लिए दे दिए, या कई बार 2 ईयर्स पे आप रिन्यू करा लीजिए। इस तरीके के लाइसेंस यहाँ पे दिए जाते हैं। तो अब आते हैं हम सेक्शन 14 पे। सेक्शन 14 बात करता है रेवोकेशन, सस्पेंशन एंड अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंस। रेवोकेशन मतलब लाइसेंस कैंसिल करना, सस्पेंस मतलब सस्पेंस आपका, जो आपका सस्पेंड करा दिया जाएगा, और अमेंडमेंट अगर लाइसेंस में किसी भी प्रकार की जो डिटेल की चेंजेस हैं उसके लाइसेंस के जो पर्टिकुलर्स हैं उसके अंदर चेंज करने के लिए। तो अगर मान लीजिए लाइसेंसिंग ऑफिसर को ये पता चलता है कि जो भी लाइसेंस सेक्शन 12 में उसने ऑब्टेन किया था आपके कॉन्ट्रैक्टर ने, वो किसी मटेरियल फैक्ट को सप्रेस करके लिया था। ये वाली बात इस तरीके की मैंने रजिस्टर कराने में भी बताया था आपको कि रजिस्टरिंग ऑफिसर को पता चलता है तो मटेरियल फैक्ट को अगर सप्रेस करके उस लाइसेंस को लिया गया था, या फिर किसी भी प्रकार की मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया गया था, या फिर जो भी होल्डर ऑफ लाइसेंस है, जो भी जो भी होल्डर ऑफ लाइसेंस है उसने कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया है, जो भी होल्डर ऑफ लाइसेंस है उसने कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया, ये बात ध्यान रखना। तो उस केस के अंदर अब होगा क्या? वहां पे होगा ये कि जो भी होल्डर ऑफ लाइसेंस है ना,
उसको एक शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। शो कॉज नोटिस का मतलब होता है कि कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा और उसको ये बोला जाएगा कि हम आपकी जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड क्यों ना करें या फिर हम आपके लाइसेंस को रिवोक क्यों ना करें, हमें रीजन दो। मतलब दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उस व्यक्ति को दिया जा रहा है और उसको बोला जा रहा है कि हम आपका ये जो लाइसेंस है हम क्यों नहीं दें, मतलब क्यों ना हम आपका लाइसेंस को रिवोक कर दें या सस्पेंड कर दें, और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो अथॉरिटी ले लेगी, लाइसेंसिंग ऑफिसर वो फैसला लेगा और अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। अब एक्शन जब ले लिया गया तो उसके बाद जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराई गई थी लाइसेंस लेते वक्त उसको भी फोरफिट किया जा सकता है, उस सम को भी फोरफिट कर लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये प्रोसीजर है कब, जब पता चलता है कि आपने लाइसेंस जो लिया है वो या तो कोई कंडीशन का आपने फुलफिल नहीं किया जिसके बेसिस पे आपको लाइसेंस मिला, या फिर आपने कंट्रावेंशन किया, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बात छुपाई, तो आपको एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। लाइसेंसिंग ऑफिसर पूछेगा कि भाई आप बताओ कि क्या आपका जो ये लाइसेंस है ये कैंसिल या सस्पेंड क्यों नहीं किया जाए। तो आपने अगर सेटिस्फैक्ट्री रीजन दे दिया तो बच सकते हैं, नहीं दिया तो आपको कैंसिल या सस्पेंड हो जाएगा लाइसेंस। अब आते हैं सेक्शन 15 पे। सेक्शन 15 बात करता है अपील की। अगर आप एग्रीव्ड हैं सेक्शन 8 से, सेक्शन 12 से या सेक्शन 14, या तो लाइसेंस जब आपको मिल रहा था उस टाइम एग्रीव्ड है, या फिर आपका लाइसेंस बेवजह रिवोक या सस्पेंड कर दिया गया आप उससे एग्रीव्ड है, या फिर अगर कोई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसका रजिस्ट्रेशन मतलब फ्रॉड से या मिस रिप्रेजेंटेशन से करवाया गया था, इस तरीके रजिस्टर कराते वक्त प्रॉपर रजिस्टर कराने से मना कर दिया गया। मैंने सेक्शन 8 आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जिसमें रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो ये उनके लिए होता है जो आपका कौन है, आपके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जिनकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो अगर उनका बेवजह रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया गया, सेक्शन 8 उसके बारे में था। सेक्शन 12 मैंने आपको बताया। सेक्शन 14 जो है आपका किसके बारे में, कि अगर आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाता तो आप अपील कर दीजिए विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज आप अपील करिए। ये 30 डेज कहां से काउंट होंगे ये इंपॉर्टेंट है। 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड। जहां से आपका ये रेवोकेशन का ऑर्डर आपको कम्युनिकेट हुआ है ना, वहां से 30 डेज आपको काउंट करने हैं और वहां से आप अपील कर सकते हैं 30 डेज के अंदर, और 30 डेज के बाद भी इनफैक्ट अपील कर सकते हैं अगर आपने को सेटिस्फैक्टरी रीजन दे दिया कि आपके पास सफिशिएंट कॉज है कि आपने डिले फाइलिंग क्यों करी है, और उसके बाद अपीलेट ऑफिसर आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा बीइंग हर्ड की, मतलब आपकी बात सुनेगा और उसके बाद अकॉर्डिंगली आपका अपील डिस्पोज कर दिया जाएगा। ये था आपका सेक्शन 15 जो अपील का। अब आते हैं हम एम्यूनिटीज के ऊपर जो कि एक नया चैप्टर है। ये आपका जो चैप्टर है ये है वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सुविधाओं के लिए कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, तो ये उसी का चैप्टर है। सेक्शन 16 कैंटीन की बात करता है। जिन ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्ट अप्लाई होता है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करना है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करना है, और जहां पे 100 या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ऑर्डिनरीली इंप्लॉय किए जाते हैं, 100 या उससे ज्यादा, वहां पे एक या एक से ज्यादा कैंटीन सेटअप करी जाएगी। सेक्शन 16 कहता है 1 और मोर कैंटीन शैल बी सेटअप। पॉइंट नंबर 1 मैंने संख्या आपको बता दी जहां पे एक्ट अप्लाई होता है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट किया जा सकता है, और जहां पे 100 या 100 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपॉइंट हो रहे हैं तो वहां पे एक या एक से ज्यादा कैंटीन को सेटअप किया जाएगा। और वहां पे एक और चीज रूल्स में यह भी मेंशन हो सकता है कि कैंटीन कौन से डेट से प्रोवाइड किया जाएगा, कैंटीन का स्टैंडर्ड क्या होगा, कैंटीन में फूड क्या क्या अवेलेबल होगा, फूड स्टफ क्या क्या मिलेगा, कैंटीन का फर्नीचर कैसा होना चाहिए। ये रूल मेकिंग ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो ये चीज़ मेंशन करवा सकती है, और यूजुअली करवाती है कि कैंटीन कम से कम इतने साइज का होना चाहिए, प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए, खाना वहाँ पे फ्रेश मेंटेन करने का सुविधा होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन हो सकती है। अब चलते हैं हम सेक्शन 17 के ऊपर। सेक्शन 17 रेस्ट रूम की बात करता है कि जहां पे वही सेम चीज जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते हैं, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के काम की जरूरत है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रात में रुकना पड़ता है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को
रात में काम के सिलसिले से किसी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट में रुकना पड़ता है काम के सिलसिले से, और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जरूरत पड़ती है, तो एक रेस्ट रूम बनाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स, उनके लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था करी जाएगी, पॉइंट नंबर 1। या फिर अल्टरनेट अकोमोडेशन की व्यवस्था करी जाएगी, पॉइंट नंबर 2। अल्टरनेटिव अकोमोडेशन की व्यवस्था करी जाएगी उनके लिए, सेक्शन 17 के अंदर हूं मैं अभी। पॉइंट नंबर 3 कि वो जो रेस्ट रूम होंगे वो लाइटेड होने चाहिए, सफिशिएंटली लाइटेड होने चाहिए और वेंटिलेटेड होने चाहिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सफिशिएंटली लाइटेड होने चाहिए, वेंटिलेटेड होने चाहिए, और वो क्लीन और कंफर्टेबल कंडीशन में होनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका क्लीन और कंफर्टेबल पोजीशन में, क्लीन और कंफर्टेबल कंडीशन में उनका होना बहुत जरूरी है। तो ये सेक्शन 17 था। अब चलते हैं हम सेक्शन 18 पे। देखिए सेक्शन 18 बात करता है अदर फैसिलिटीज की। अदर फैसिलिटी ये इसमें ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, आपकी लैट्रिन्स और यूरिनल की फैसिलिटी है, ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉशिंग फैसिलिटी है बस, लैट्रिन, यूरिनल, वॉशिंग और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी कन्वीनियंट जगहों पे होनी चाहिए। ये 3 सेक्शन 18 बात करता है। सेक्शन 19 बात करता है फर्स्ट एड की फैसिलिटी। हमेशा वर्किंग आवर के टाइम में फर्स्ट एड की प्रॉपर किट प्रोवाइडेड होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, जो कि हर वहां पे जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करता है उस जगह पे फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, प्रॉपर इक्विप्ड होना चाहिए, उसमें वो सारी चीजें होनी चाहिए जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो उसको लाने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है। अब सवाल आता है कि ये जो सेक्शन 20 के अंदर मैं आ गया हूं कि ये जो मैंने अभी आपको सेक्शन 16 के अंदर, 17 के अंदर, 18 के अंदर, 19 के अंदर, ये जो मैंने आपको एमिनिटीज बताई हैं, जो फैसिलिटीज मैंने अभी आपको बताई, किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए। जो कौन अरेंज कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टर अरेंज कर रहा है। अगर मान लीजिए ये सुविधाएं कॉन्ट्रैक्टर नहीं अरेंज करके देता है, तो उस केस में ये सुविधाएं अरेंज करने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बन जाती है। ध्यान रखना, अगर ये सुविधाएं कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ये फैसिलिटीज, ये अम्यूनिटीज प्रोवाइड करेगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डिडक्ट कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर को, जो पेमेंट करता उससे डिडक्ट कर ले, या फिर एज अ डेट उसको ट्रीट कर ले कि मैंने कर्जा दिया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर से डिडक्शन नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसा देगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उसमें से पैसा डिडक्ट कर ले, बोले भाई मैंने तेरे बिहाफ पे फर्स्ट एड की फैसिलिटी दी, मैंने तेरे बिहाफ पे कैंटीन सेटअप करके दिया, मैंने तेरे बिहाफ पे ड्रिंकिंग वाटर के बॉक्सेस लगाए, तो तेरे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लगाए ना, तो मैं उतना पैसा डिडक्ट कर रहा हूं, और अगर नहीं करना है तो एज अ डेट उसको ट्रीट कर सकता है। तो ये सुविधा उसको दी हुई है कि, लेकिन जिम्मेदारी तो बन जाती है ना प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं सुविधा दे रहा तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देगा, मगर सुविधा, अम्यूनिटीज, फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट लेबर को मिलनी ही चाहिए। अब चलते हैं हम अभी के लास्ट सेक्शन में, सेक्शन 21, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। ऑब्वियसली जो पेमेंट ऑफ वेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? आपकी पेमेंट ऑफ वेजेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके कॉन्ट्रैक्टर की है। वो कॉन्ट्रैक्टर को पे, वो इंडिविजुअली जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके कॉन्ट्रैक्टर की बनती है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, में शॉर्ट फॉर्म में पी लिख रहा हूं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करेगा ये देखने के लिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये वेजेस को प्रॉपरली डिसबर्स कर रहा है, सबको दे रहा है या नहीं दे रहा। मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को प्रॉपर मिनिमम वेजेस पे करता है, कर रहा है या नहीं कर रहा। इस चीज को कैसे इंश्योर किया जाएगा, कैसे चेक किया जाएगा? तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एक रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करेगा सिर्फ इसी काम के लिए, ये चेक करने के लिए कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को वेजेस टाइम पे दे रहा है नहीं दे रहा, उस चीज को सर्टिफाई करेगा कि उस अमाउंट को पे कर रहा है नहीं कर रहा। और ये कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है ये इंश्योर करना कि वहां पे जब वो पैसा दे रहा हो, वेजेस दे रहा हो, तो वो किसकी प्रेजेंस में दे? उस रिप्रेजेंटेटिव की प्रेजेंस में दे, जो रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपॉइंट करके गया है। ध्यान रखना, ठीक है। और अगर पैसा कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे कर देगा, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेगा बाद में उसको
कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट देनी है ना, या तो उससे डिडक्ट कर ले, या तो उसके उसके डेट की तरह ट्रीट कर ले, उसको दिए हुए कर्जे की तरह ट्रीट कर ले। लास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही आती है। तो ये मैंने सेक्शन 21 तक आपको करा दिया। लास्ट वीडियो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे जो बनाऊंगा उसमें मैं पेनल्टी कंप्लीट करा के ये वाला जो कानून है मेन आपका खत्म हो चुका, अब सिर्फ पेनल्टी रह गई है मेनली। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा गला खराब था इसलिए आवाज़ थोड़ी प्रॉपर नहीं आई। थैंक यू सो मच।